नमस्कार विद्यार्थी मित्रों, मैं उमेश कुमार यादव नालंदा विद्यालय के YouTube चैनल पर आप सभी का स्वागत करता हूं। कक्षा 7 विषय हिंदी पाठ्य पुस्तक अरहुल हिंदी पाठमाला के पाठ नंबर 15 गिल्लू नामक पाठ का ये सेकंड पार्ट का वीडियो है, जिसके अंतर्गत आज हम लोग देखेंगे मौखिक प्रश्नों का उत्तर, लिखित में लघु उत्तरी एवं दीर्घ उत्तरी प्रश्नों का उत्तर एवं भाषा की बात के प्रश्नों के उत्तर को देखेंगे। इसके पहले वाले पार्ट में, जिसमें हम गिल्लू नामक पाठ की कहानी को, संस्मरण को विस्तृत रूप से जो महादेवी वर्मा ने लिखा है उसके बारे में बताया था, जिसमें प्रकृति के अन्य जीव जंतुओं के साथ मनुष्य को कैसा व्यवहार करना चाहिए, जीव जंतुओं के साथ प्रेम करना चाहिए, इसके ऊपर यह गिल्लू नामक कहानी लिखी गई थी। उसके ऊपर हम लोगों ने चर्चा किया था। यह सेकंड पार्ट है, जिसमें आज हम लोग इस पाठ से संबंधित मौखिक एवं लिखित प्रश्नों के उत्तर को देखेंगे। तो चलिए, सबसे पहले हम मौखिक प्रश्न को समझेंगे, इसके बाद एक एक प्रश्न का उत्तर उसके साथ साथ समझते चलेंगे। पहला हमारा प्रश्न है कि लेखिका ने सवेरे बरामदे में आकर क्या देखा। लेखिका कौन थी? महादेवी वर्मा। लेखिका ने सवेरे बरामदे में आकर क्या देखा, यह मेरा मौखिक पहला प्रश्न है। इसका उत्तर हो जाएगा, मौखिक पहले प्रश्न का उत्तर होगा, लेखिका ने सुबह बरामदे में आकर देखा कि दो कौवे एक गमले के चारों ओर चोंच से छुआ छुआवला जैसा खेल खेल रहे हैं। बरामदे, बरामदा शब्द का अर्थ होता है रूम के सामने की जो गैलरी होती है उसको हम लोग बरामदा मान लेते हैं, लेकिन जो गांव में घर बनाए जाते हैं, बरामदा में सामने की जो जगह होती है, घर के सामने, घर जो अंदर का घर होता है उसके सामने एक बड़ा सा रूम बना होता है जिसे हम बरामदे के नाम से जानते हैं। तो उन्होंने अपने रूम से निकल करके कहाँ आई? बरामदे में आई, और बरामदे से देखा जब तो दो कौवे एक गमले के पास छुआ छुआवला जैसा खेल खेल रहे थे। तो पहला हमारा प्रश्न था, लेखिका ने सवेरे बरामदे में आकर क्या देखा। तो इसका जवाब होगा, लेखिका ने सुबह बरामदे में आकर देखा कि दो कौवे एक गमले के चारों ओर चोंच से छुआ छुआवला जैसा खेल खेल रहे हैं। क्वेश्चन नंबर 2 हमारा है, गिलहरी का बच्चा किस प्रकार गिरा होगा, सोचकर बताइए। गिलहरी का बच्चा किस प्रकार गिरा होगा, सोचकर बताइए। तो इसका उत्तर हो जाएगा, क्वेश्चन नंबर 2 का उत्तर है, जब गिलहरी के बच्चे ने भोजन की तलाश में, जब गिलहरी के बच्चों ने भोजन की तलाश में घोंसले से बाहर निकलने का प्रयास किया होगा, तो संभवतः माने शायद, वह घोंसले से नीचे गिर गया होगा। प्रश्न हमारा था, गिलहरी का बच्चा किस प्रकार गिर गया होगा, सोच करके बताइए। जब गिलहरी के बच्चों ने भोजन की तलाश में इधर उधर घोंसले से निकलने की कोशिश किया होगा, शायद या संभवतः वे घोंसले से नीचे गिर गए होंगे। यही हमारा क्वेश्चन नंबर 2 का उत्तर हो जाएगा। फिर से देख लेते हैं, जब गिलहरी के बच्चों ने भोजन की तलाश में घोंसले से बाहर निकलने का प्रयास किया होगा, तो संभवतः वह घोंसले से नीचे गिर गया होगा। क्वेश्चन नंबर 3 हमारा है, लेखिका गिल्लू को अपने कमरे में क्यों लाई। लेखिका गिल्लू को अपने कमरे में क्यों लाई। गिल्लू वही गिलहरी का छोटा सा जो बच्चा था जिसका नाम लेखिका ने गिल्लू रखा था, उसी के ऊपर प्रश्न कर रहा है कि लेखिका गिल्लू को अपने कमरे में क्यों लाई। तो इसका उत्तर होगा, जब लेखिका ने देखा कि कौवे उसे अपना सुलभ आहार बनाने की सोच रहे हैं। सुलभ माने साधारण, आसान तरीके से अपना भोजन बनाने की सोच रहे हैं, तो
लेखिका को उस गिलहरी के बच्चे पर दया आ गई और वे उसे अपने कमरे में लाई। कौन अपने कमरे में लाई? महादेवी वर्मा जो लेखिका है, उस गिलहरी के बच्चे को उठा करके अपने कमरे में लाई। क्वेश्चन नंबर 4 है कि आपका सबसे प्यारा पशु कौन है, सोचकर बताइए। तो यह प्रश्न आपको व्यक्तिगत रूप से दिया जा रहा है कि आपको जो पशु सबसे प्यारा लगता है और उसका नाम आप लिख सकते हो। और विशेष तौर पे मैंने इसमें एक पशु का नाम रखा है, तो देख लो आप लोग। मेरा प्रिय पशु कुत्ता है जो वफादार साथी होता है तथा हमारे घर की रखवाली भी करता है। इसके अलावा आपको जो पशु अच्छा लगता है, जिस पशु से अधिक प्रेम करते हो, उसका नाम और उसकी विशेषता आप लिख सकते हो। कोई जरूरी नहीं है कि यही आप लिखो कि मेरा प्रिय पशु कुत्ता है जो वफादार साथी होता है तथा हमारे घर की रखवाली भी करता है। यह जरूरी नहीं है। प्रश्न कह रहा है आपको सबसे प्यारा पशु कौन सा है, सोचकर बताइए। आपको जो पशु अच्छा लगता है वो आप उसका नाम लिख सकते हो इस क्वेश्चन में। तो चलिए अब स्टार्ट करते हैं लिखित क्वेश्चन। लिखित में है लघुत्तरी और दीर्घोत्तरी। लघुत्तरी पहला क्वेश्चन है। क्वेश्चन को पहले देखते हैं, इसके बाद उसके उत्तर को हम लोग देखते हैं। तो लघु माने आप लोग जानते होंगे, लघु माने क्या होता है? छोटा, और दीर्घ माने बड़ा। तो लघुत्तरी प्रश्न है, जब गिल्लू अस्वस्थ हो गया तब उसने क्या किया? अस्वस्थ माने पूर्ण रूप से ठीक हो गया, जिसे किसी भी प्रकार की कोई समस्या नहीं। अस्वस्थ हो गया, पूर्ण रूप से ठीक हो गया, जिसे किसी प्रकार का कोई डर न रहा। अस्वस्थ हो गया तब उसने क्या किया? प्रश्न है, जब गिल्लू अस्वस्थ हो गया तब उसने क्या किया? अस्वस्थ माने ठीक हो गया क्योंकि उसको घाव लगा हुआ था। तो उसने क्या क्या प्रतिक्रिया की उसके बारे में पूछ रहा है। तो चलिए इसका उत्तर देखते हैं। लघुत्तरी का क्वेश्चन नंबर फर्स्ट का उत्तर होगा, जब गिल्लू की मरहम पट्टी की और उसे रुई की बत्ती से दूध पिलाया तो 3 दिन में वह अच्छा हो गया और इतना अस्वस्थ हो गया कि वह लेखिका की उंगली अपने 2 नन्हे पंजों से पकड़कर नीले कांच की मोतियों जैसी आंखों से इधर उधर देखने लगा। तो इसका उत्तर फिर से रिपीट करता हूं। जब लेखिका ने गिल्लू की मरहम पट्टी की, क्योंकि गिल्लू को क्या हो गया था? कौवे ने चोंच मारी थी जिससे उसे घाव हो गया था। उस घाव पर जब लेखिका ने मरहम पट्टी की और उसे रुई की बत्ती से दूध पिलाया तो 3 दिन में वह अच्छा हो गया और इतना अस्वस्थ हो गया कि वह लेखिका की उंगली अपने 2 नन्हे पंजों से पकड़कर नीले कांच की मोतियों जैसी आंखों से इधर उधर देखने लगा। क्वेश्चन हमारा था, जब गिल्लू अस्वस्थ हो गया तब उसने क्या किया? तो गिल्लू यही किया, जब वह पूर्ण रूप से अस्वस्थ हो गया, ठीक हो गया, लेखिका की उंगली को पकड़ करके अपने नीले रंग की मोती जैसी आंखों से अपनी दोनों तरफ इधर उधर देखने लगा। क्या किया? लेखिका की उंगली अपने दोनों नन्हे पंजों से पकड़ा और नीले कांच की मोतियों जैसी आंखों से वह इधर उधर देखने लगा। कब? जब अस्वस्थ हो गया, पूर्ण रूप से ठीक हो गया। क्वेश्चन नंबर 2 है हमारा कि गिल्लू का घर कैसा था? गिल्लू का घर कैसा था? किस तरीके से महादेवी वर्मा ने गिल्लू का घर बनाया था? तो आपने इस संस्मरण में कहानी में पढ़ा, इस वीडियो को देखे हो तो आसानी से इन प्रश्नों का उत्तर आपको बिना कुछ सोचे समझे आ जाएगा। सिर्फ इस वीडियो को, इसके पहले वाले पार्ट को जब देखे हुए तो। लेखिका ने फूल रखने की एक हल्की डलिया में रुई बिछाकर उसे गिल्लू का घर बनाया और उसे तार से खिड़की पर क्या किया? लटका दिया। वही 2 वर्ष गिल्लू का घर रहा। क्वेश्चन नंबर 2 था हमारा, गिल्लू का घर कैसा था? उसके घर के बारे में वर्णन कर रही हैं लेखिका महादेवी वर्मा कि लेखिका ने
फूल रखने की एक हल्की डलिया। डलिया आप लोग जानते होंगे, जिससे लेकर के मंदिरों में पूजा पाठ करने के लिए महिलाएं आज जाती थी। वो लकड़ी की बनी हुआ करती थी। आज के समय में शायद दिखाई देती बहुत कम है, और कुछ जगहों पे आज भी उपयोग में लाई जाती है। उसे लकड़ी की बनी होती है, उसमें पकड़ने के लिए हत्थे लगे होते हैं, उसे डलिया बोला जाता है, जिसमें फूल माला और पूजा की सामग्री रखी जाती है। तो वही लेखिका कर रही है, लेखिका ने फूल रखने की एक हल्की डलिया में रुई बिछाकर उसे गिल्लू का घर बनाया और उसे तार से खिड़की पर लटका दिया। वही 2 वर्ष गिल्लू का घर रहा। तो गिल्लू के घर के बारे में लेखिका प्रश्न कर रही है। गिल्लू का घर कैसा था? एक फूल रखने की डलिया थी। उस डलिया को महादेवी वर्मा ने उसमें रुई बिछा करके खिड़की के पास एक तार से लपेट करके वहां पे लटका दिया। वही 2 वर्ष तक गिल्लू का घर रहा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, तीसरा क्वेश्चन हमारा कि कह रहा है कि लेखिका का ध्यान आकर्षित करने के लिए गिल्लू क्या करता था। क्वेश्चन है कि लेखिका का ध्यान आकर्षित करने के लिए गिल्लू क्या करता था, कौन सी प्रतिक्रिया करता था जिसके माध्यम से लेखिका का ध्यान गिल्लू की तरफ चला जाता था। ये क्वेश्चन कह रहा है, तो इसका जवाब होगा लेखिका जब लिखने बैठती तो लेखिका जब लिखने बैठती तो वह उनका ध्यान आकर्षित करने के लिए लेखिका जब लिखने बैठती तो वह उनका ध्यान आकर्षित करने के लिए उनके पैर तक आकर सर से पर्दे पर चढ़ जाता। पहले उनके पैर के पास आता, फिर जो दरवाजे पे पर्दा लगा था उस पर्दे पर चढ़ जाता और फिर उसी तेजी से उतरता। उसके दौड़ने का यह क्रम तब तक चलता जब तक लेखिका उसे पकड़ने के लिए न उठती। क्वेश्चन था हमारा, लेखिका का ध्यान आकर्षित करने के लिए गिल्लू क्या करता था। तो इसका जवाब था लेखिका जब लिखने बैठती तो वह उनका ध्यान आकर्षित करने के लिए, अपनी तरफ आकृष्ट करने के लिए उनके पैर तक आकर सर से माने जल्दी से पर्दे पर क्या करता, चढ़ जाता और फिर उसी तेजी से उतरता। उसके दौड़ने का यह क्रम तब तक चलता जब तक लेखिका उसे पकड़ने के लिए न उठती। तो इस तरीके से गिल्लू अपनी तरफ लेखिका का ध्यान आकर्षित कर लेता था। अब हम देखते हैं दीर्घोत्तरी क्वेश्चन। दीर्घोत्तरी क्वेश्चन पहले, इसके बाद उसके उत्तर को। दीर्घोत्तरी क्वेश्चन नंबर 1 है, गिल्लू के जीवन का प्रथम बसंत आने पर लेखिका ने क्या किया। गिल्लू के जीवन का प्रथम बसंत आने पर लेखिका ने क्या किया, तो वो देखना है इसका उत्तर। जब गिल्लू के जीवन का प्रथम बसंत आया और नीम चमेली की गंध लेखिका के कमरे में धीरे धीरे आने लगी। बाहर की गिलहरियां खिड़की की जाली के पास आकर चिक चिक करके न जाने क्या कहने लगी। गिल्लू को जाली के पास बैठकर अपनेपन से बाहर झांकते देखकर लेखिका को लगा कि उसे आजाद करना आवश्यक है। उन्होंने कीलें निकालकर जाली का एक कोना खोल दिया और इस मार्ग से गिल्लू ने बाहर जाने पर सचमुच ही मुक्त की सांस ली। क्वेश्चन हमारा था, गिल्लू के जीवन का प्रथम बसंत आने पर लेखिका ने क्या किया। देखिए, बसंत का मतलब है एक ऋतु से तात्पर्य है। ऋतुएं जो होती हैं हमारी 6 होती हैं,
प्रत्येक ऋतु 2 महीने की होती है। बसंत ऋतु सबसे लास्ट में आती है। फर्स्ट ऋतु हमारी ग्रीष्म ऋतु से स्टार्ट होती है, जो हिंदी महीने के अनुसार चलती है। पहली होती है ग्रीष्म ऋतु, फिर आती है ग्रीष्म के बाद वर्षा ऋतु, वर्षा ऋतु के बाद शरद ऋतु, शीत ऋतु, शीत के बाद शरद ऋतु, शरद के बाद हेमंत ऋतु और हेमंत के बाद वसंत ऋतु। इस क्रम से ऋतुएं चलती हैं। प्रत्येक ऋतु 2 महीने की होती है। पूरे वर्ष में 12 महीने होते हैं। तो फर्स्ट ऋतु हमारी ग्रीष्म ऋतु से स्टार्ट होती है। ग्रीष्म ऋतु, वर्षा ऋतु, शीत ऋतु, शरद ऋतु, हेमंत ऋतु और वसंत ऋतु। इस प्रकार से 6 ऋतु हैं। और बसंत ऋतु का मौसम सबसे सुहाना होता है, जिसमें न तो अधिक ठंड और न ही अधिक गर्मी होती है। उस समय पेड़ पौधे में अत्यधिक फूल आते रहते हैं और फूलों की गंध भी चारों तरफ फैली रहती है। तो इस प्रश्न को फिर से हम लोग रिपीट कर लेते हैं, देख लेते हैं। जब गिलहरी के जीवन का प्रथम बसंत आने पर लेखिका ने क्या किया करा है। गिल्लू या गिलहरी के उस बच्चे का प्रथम बसंत आने पर लेखिका ने क्या किया। जब गिल्लू के जीवन का प्रथम बसंत आया और नीम चमेली की गंध लेखिका के कमरे में धीरे धीरे आने लगी, बाहर की गिलहरियां खिड़की की जाली के पास आकर चिक चिक करके न जाने क्या कहने लगी। गिल्लू को जाली के पास बैठकर अपने पन से बाहर, माने गिलहरियां बाहर की तरफ थी और गिल्लू अंदर रहता था, तो उसे लगता था कि हम गिलहरियों के झुंड में होते। इसीलिए लेखिका ने कहा, इसे अपनेपन से बाहर झांकते देखकर इसे लगा कि हम अपने से क्या है, अलग हो गए हैं, अपने लोगों से अलग हो गए हैं। ऐसा लेखिका ने अनुभव किया। झांकते देख करके लेखिका को लगा कि उसे आजाद करना आवश्यक है। उन्होंने कीले निकालकर जाली का एक कोना खोल दिया और उसी मार्ग से गिल्लू ने बाहर जाने पर सचमुच ही मुक्त की क्या ली, सांस ली, स्वतंत्र हो गया, मुक्त हो गया। वह मुक्त की सांस ली कौन, गिल्लू ने। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है दीर्घ उत्तरी का क्वेश्चन नंबर 2। लेखिका की अस्वस्थता के दौरान गिल्लू ने क्या क्या किया। अस्वस्थता, जब लेखिका की तबीयत अच्छी नहीं थी उस समय गिल्लू ने क्या क्या किया, उसके बारे में हमें बताना है। तो इसका उत्तर हो जाएगा, लेखिका को एक बार दुर्घटना में आहत माने घायल होने पर कुछ दिन अस्पताल में रहना पड़ा। उस दौरान गिल्लू उनके सिरहने बैठकर अपने नन्हे पंजों से उनके सिर पर बालों को इतने हौले हौले माने धीरे धीरे सहलाता रहता कि उसका हटना एक परिचारिका के हटने जैसा लगता। फिर से इसको रिपीट कर देता हूं। लेखिका की अस्वस्थता के दौरान गिल्लू ने क्या क्या किया। तो सुनिए इसका उत्तर। लेखिका को एक बार दुर्घटना में आहत होने पर कुछ दिन अस्पताल में रहना पड़ा। उस दौरान गिल्लू उनके सिरहने बैठकर अपने नन्हे पंजों से उनके सिर पर बालों को इतने हौले हौले धीरे धीरे सहलाता रहता कि उसका हटना एक परिचारिका में सोता सेविका के हटने जैसा लगता। किसे हटने जैसा लगता, महादेवी वर्मा को। किसके, गिल्लू के। क्वेश्चन नंबर 3 है हमारा, गिल्लू के जीवन का अंत किस प्रकार हुआ। गिल्लू के जीवन का अंत किस प्रकार हुआ, गिल्लू की मृत्यु किस प्रकार हुई, ये बताना है इस क्वेश्चन के अंतर्गत। गिलहरियों के जीवन की अवधि माने समय होता है। अवधि माने समय। गिलहरियों की जीवन की अवधि 2 वर्ष से अधिक नहीं होती। क्या कह रहा है, गिलहरियों के जीवन की अवधि माने समय 2 वर्ष से अधिक नहीं होता। लगभग 2 वर्ष इनका जीवन काल होता है। दिन भर उसने न कुछ खाया, माने गिलहरियों के जीवन की अवधि 2 वर्ष होती है। किस प्रकार से मृत्यु हुई, यहां से हमारा उसका उत्तर स्टार्ट होता है। गिल्लू दिन भर
उसने न कुछ खाया और न ही बाहर गया। रात में अंत की यातना में, अंत की यातना माने अंतिम यात्रा में, अंतिम जीवन की यात्रा में व्याकुल होकर, व्याकुल माने घबरा करके, वह अपने झूले से उतरकर लेखिका के बिस्तर पर आया और ठंडे पंजों से उसने लेखिका की उंगली पकड़कर हाथ से चिपक गया। लेखिका की हाथ की उंगली पकड़ा और वहां चिपक गया। लेखिका ने उसे उष्णता माने गर्मी देने के लिए हीटर जलाया, परंतु प्रभात माने सुबह की प्रथम किरण के स्पर्श के साथ, प्रथम किरण के स्पर्श का मतलब सूर्योदय के समय के साथ ही किसी और जीवन में जाने के लिए वह हमेशा के लिए क्या हो गया, सो गया। कौन सो गया? गिल्लू, वह गिलहरी का बच्चा। फिर से इसके उत्तर को रिपीट करते हैं। गिलहरियों के जीवन की अवधि माने समय 2 वर्ष से अधिक नहीं होती। दिन भर उसने न कुछ खाया और न ही बाहर गया। रात में अंत की यातना में, जीवन की अंतिम यात्रा में व्याकुल होकर, घबरा करके वह अपने झूले से उतरकर लेखिका के बिस्तर पर आया और ठंडे पंजों से उसने लेखिका की उंगली पकड़कर हाथ से चिपक गया। लेखिका ने उसे उष्णता माने गर्मी देने के लिए हीटर जलाया, परंतु प्रभात की प्रथम किरण के स्पर्श के साथ ही किसी और जीवन में जाने के लिए वह हमेशा के लिए सो गया। मीन्स हमेशा के लिए सो गया, उसकी मृत्यु हो गई। किसके? उस गिलहरी के बच्चे के। इस प्रकार से आपने देखा मौखिक प्रश्न और लिखित में लघु उत्तरीय और दीर्घ उत्तरीय प्रश्नों का उत्तर। तो इसके बाद हम स्टार्ट करते हैं भाषा की बात के प्रश्नों का उत्तर, जिसमें हम लोग आज देखेंगे मुहावरे, विलोम शब्द और ड, ढ, अड़ के उच्चारण में किस प्रकार से परिवर्तन होता है और लिंग का निर्धारण और पुल्लिंग और स्त्रीलिंग की पहचान किस तरीके से की जाती है, ये हम लोग भाषा की बात के अंतर्गत देखते हैं। सबसे पहले हम देखते हैं भाषा की बात में एक ही अर्थ के दोनों मुहावरे को रेखा खींच करके मिलाइए। क्या करा है कि 2 मुहावरे दिए गए हैं और उनको मैच करना है, उनको मिलाना है कि दोनों ऐसे मुहावरे हों जो एक ही अर्थ को प्रकट करते हों। मुहावरे का कितने हो? 2 हो, लेकिन दोनों मुहावरों का अर्थ क्या हो? एक हो। ऐसे मुहावरों को आपस में क्या करना है? मिलाना है, मैच करना है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट नंबर पे है राई का पर्वत बनाना। पहला हमारा है मुहावरा राई का पर्वत बनाना। इससे दूसरा मुहावरा हमें मैच करना है जिसका समान अर्थ होगा छोटी बात को बड़ी बनाना, तिल का ताड़ करना। माने इससे मिलेगा हमारा ये तिल से ताड़ बनाना। राई का पर्वत बनाना, तिल का ताड़ बनाना, इसका अर्थ होता है छोटी बात को बहुत बड़ा करना। इस दोनों का अर्थ यही है। राई का पर्वत बनाना, छोटी बात को बड़ी बनाना, तिल का ताड़ करना, छोटी बात को बड़ा करना। दोनों का सेम ही अर्थ है। जो पहला हमारा राई का पर्वत बनाना, इसका मैच होगा तिल का ताड़ बनाना। दूसरा है पानी पानी होना। पानी पानी होना, इसका अर्थ है यहाँ मिलेगा दूसरा मुहावरा घड़ो पानी पड़ना। घड़ो पानी पड़ना, पानी पानी होना, लज्जित होना, अपमानित होना, घड़ो पानी पड़ना, ये दूसरा मुहावरे का अर्थ सेम ही होगा। नेक्स्ट आता है तीसरे नंबर पे लाल पीला होना। इसका मतलब होता है गुस्सा होना और इससे समान अर्थ प्रकट करने वाला दूसरा मुहावरा होगा अंगारे उगलना। क्रोधित होना, लाल पीला होना, तो इससे मैच कर जाएगा अंगारे उगलना। चौथा है कलाई खुलना। कलाई खुलना तो पर्दा फांस होना, रहस्य का खुल जाना, तो इसका दूसरा मुहावरा मैच करेगा पर्दा फांस करना। नेक्स्ट है खरी खोटी सुनाना। जो 5वें नंबर का मुहावरा है, इसको मैच करना है खरी खोटी सुनाना,
आड़े हाथ लेना, दोनों मुहावरे का सेम अर्थ हो जाएगा। नेक्स्ट आता है हमारा निम्नलिखित शब्दों के विलोम शब्द लिखिए। क्या करना है? विलोम शब्द लिखना है। विलोम शब्द सबको पता है, विलोम मीन्स होता है अपोजिट या उल्टा। तो चलिए विलोम शब्द हम स्टार्ट करते हैं। एक चीज इसमें थोड़ी सी कॉमन होती है, विलोम शब्द पहचानने का एक शार्ट तरीका भी होता है। आप जब भी देखेंगे विलोम जब हम करते हैं तो लगभग 80% शब्दों में जो जिस शब्द का हम विलोम करते हैं उस शब्द का अंतिम वर्ण और दूसरा शब्द जो बनता है उसका विलोम, उसका अंतिम वर्ण सेम होता है। कितने? 80% शब्दों में। वो चीजें अभी हम आपको दिखाते हैं। पहला आप देख रहे हैं प्रेम में घृणा है, इसमें तो नहीं मैच कर रहा है अंतिम वर्ण। लेकिन दूसरा है संग, देख रहे हैं संग, संग में ग है, ग का जो अपोजिट होगा अलग, इसमें भी ग है और इसमें भी ग है। पहचानने का एक सरल तरीका मैं बता रहा हूं कि संग अलग। आप देखेंगे विलोम शब्द जब करेंगे तो दोनों का अंतिम वर्ण जो होगा एक समान होता है। 80% शब्द ऐसे मिलते हैं। और तीसरा है सज्जन, सज्जन का विलोम दुर्जन, इसमें भी न आया और सज्जन में भी न आपका यहाँ पे था। तो एक आसान तरीके से आप पहचान सकते हो। नेक्स्ट है हित, हित का होगा अहित, हित का अहित, यहाँ भी देख रहे हैं त है और यहाँ भी त था। लघु, लघु का दीर्घ और सबल का निर्बल। तो 80% शब्द आपको ऐसे मिलेंगे जो शब्द का विलोम होंगे लेकिन अंतिम वर्ण जो होगा दोनों का सेम मिलता रहता है। नेक्स्ट देखते हैं हम लोग। करा है पाठ में आए शब्दों में ड, अड़, ढ, ढ के प्रयोग को देखिए। जैसे करा है कि कुछ हिंदी के अंतर्गत कुछ वर्ण जो हैं अतिरिक्त आए हुए हैं। जैसे आपका अड़ और ढ है जिसके नीचे एक डांट लगता है। ये डांट युक्त जो ड और ढ है जिसे हम लोग उच्चारण करते समय शब्द का कहीं प्रयोग होता है, इसको अड़ और उसको ढ के नाम से जानते हैं। लेकिन ये दोनों वर्ण नुक्ता युक्त वर्ण नहीं है, इनकी स्पेशल पहचान के लिए इनके नीचे डॉट लगाया जाता है। इसके साथ साथ आप ड जिस प्रकार से लिखा है, ड के सामने अगर यहाँ पे एक डॉट लगता है तो वह अंग के नाम से पढ़ा जाता है। क ख ग घ अंग, और यह क्या है अड़ से उच्चारित किया जाता है। तो इनके अंतर को जानना है। आप जब भी वर्ण या शब्द कोई बनेगा जो डाट वाला ड है वह कभी भी पहले नहीं आएगा, ध्यान रखना। डाट वाला ड या ढ पहले नहीं आएगा, जब भी आएगा शब्द के मध्य में आएगा या तो शब्द के लास्ट में आता है। और डाट रहित वर्ण जो होगा वह पहले आएगा। ड जो है जिसमें डाट नहीं होगा वह पहले आएगा, ढ जिसमें डॉट नहीं नीचे लगा है वह पहले आएगा। जिन दोनों वर्णों में ड और ढ के नीचे जहां पे नुक्ता लगा हुआ है, ये वर्ण कभी भी किसी शब्द के पहले नहीं आते, या तो मध्य में आएंगे या तो लास्ट में आएंगे। और जिस ड और ढ में हलंत नहीं और डाट नहीं लगा होता वे ड और ढ पहले यूज किए जाते हैं। तो इसके उदाहरण हैं जैसे पड़ा, पड़ा में देख रहे हैं यहाँ पे ड के नीचे क्या है डॉट लगा हुआ, इसे अड़ से संबोधित किया गया पड़ा। ठंडक, यहाँ ड डमरू वाला है तो यहाँ पे देखा ड को कहाँ यूज किया गया, मध्य में यूज किया गया है। पकड़, यहाँ पे भी डलिया, डलिया में यहाँ आप देख रहे हैं डलिया में ड जो है पहले आ, मैंने बताया जब भी ड पहले आएगा तो उसके नीचे डॉट नहीं लगेगा, और जब ड बाद में आएगा या मध्य में आएगा तो वहां डॉट लग जाएगा। खिड़की, खड़ा, ढेर, ये क्या है डाट युक्त शब्द हैं जिसमें वर्ण हैं जो शब्दों के मध्य या बाद में यूज किए गए हैं। नेक्स्ट आता है आपका ड, ड़, ढ, ढ के प्रयोग के विषय में जानिए। इनका कैसे प्रयोग होता है देखते हैं हम लोग। पहले शब्दों के आरंभ में, शब्दों के आरंभ माने शुरू में ड और ढ होते हैं, शुरू में ड और ढ का प्रयोग हम करते हैं। और ढ माने डमरू के नीचे जो डॉट लगा है
और ढक्कन के नीचे जो डॉट लगा, ऐसे वर्णों को हम लोग मध्य में या लास्ट में यूज करते हैं, पहले हम लोग इसको उपयोग नहीं करते। जैसे डमरू देख रहे हैं, इसमें डॉट नहीं लगा या ड पहले आया। डलिया, इसमें डॉट नहीं लगा या ड पहले आ गया। डरना, ढक्कन, ढोल, ढाल, ये सब क्या है, पहले प्रयोग में लाए गए हैं। लेकिन इसके बाद जो अनुस्वार से युक्त वर्ण हैं, जिनके साथ अनुस्वार लगा है, उनको भी देख लेते हैं। यहाँ देखा निडर, निढाल, सुडौल, बेडौल, बेढंग, बेडौल। इसके बाद आया अनुस्वार के बाद ड का प्रयोग हुआ हो। अनुस्वार के बाद ड का प्रयोग हुआ हो, जैसे झंडा, घमंड, प्रचंड, दंड, खंड, ठंड। तो ऐसे वर्ण वहां पे ड और ढ के नीचे डाट नहीं लगेगा। अगर अनुस्वार के बाद ड आता है तो उसके नीचे कोई डाट नहीं लगेगा, और अनुस्वार के बाद अगर डाट लगेगा तो उसके उच्चारण में अशुद्धता आ जाएगी। ये ध्यान रखने की बात है। जब भी ड और ढ का प्रयोग होगा, जिसके नीचे डाट लगा होगा, वह कभी भी वह वर्ण शब्द का पहला वर्ण नहीं होगा, या तो शब्द का दूसरा होगा या तो लास्ट वाला होगा। और जब किसी वर्ण के ऊपर अनुस्वार लगा होगा तो उसके बाद ड या ढ जब प्रयोग होगा तो उसके नीचे किसी प्रकार का डाट नहीं लगेगा। ये आपके दिमाग में रखना है। नेक्स्ट आता है द्वितीय और संयुक्त अक्षरों में ड का प्रयोग होता है। द्वितीय माने होता है कि एक व्यंजन जब दो बार प्रयोग किया जाता है उसे द्वितीय व्यंजन कहा जाता है। जैसे जब हड्डी, कबड्डी, बूढ़ा, चड्ढा, यहाँ क्या है, द्वितीय व्यंजन का प्रयोग। हड्डी, ड में हलंत है, फिर ड पूरा लिखा गया। जहां पे व्यंजन दो बार प्रयुक्त हो वह उसे द्वितीय व्यंजन या संयुक्त अक्षर कहा जाता है। दूसरी भाषा में से आए शब्दों में ड का प्रयोग होता है। पाउडर, इडली, डोसा, रोड, डालडा, ये क्या है, दूसरी भाषा से आए हुए शब्द हैं जिसमें ड का प्रयोग होता है। अब कहा आप ड, अड़, ढ वर्णों के तीन शब्द लिखिए। 3 शब्द लिखने हैं, वो देख लेते हैं हम लोग। पहला है कि ड से डाल, ड से डाल, ड से डमरू, ड से डलिया। अब अड़ा से देखते हैं, पेड़, सड़क, जाड़, जाड़ा। पेड़, सड़क, जाड़ा, जो ठंड का महीना है, इसे हिंदी इसकी होती है जाड़ा। फिर है ढ से ढोलक, ढपली, ढक्कन। यहाँ पे देखा जो भी ढ है इसके नीचे किसी भी प्रकार का डाट नहीं लगा हुआ है। अब जो डाट वाला ढ है वो क्या कब आएगा, शब्द के बाद में, शब्द के मध्य या लास्ट में आता है। पढ़ाई, चढ़ना, कढ़ाई, ये ढ से उच्चरित होने वाले वर्ण। इसके बाद हम लोग देखते हैं नीचे लिखे शब्द स्त्रीलिंग हैं या पुल्लिंग शब्दों के सामने लिखना है। हमें ये जानना है ये शब्द दिए गए हैं स्त्रीलिंग हैं या पुल्लिंग हैं। तो स्त्रीलिंग और पुल्लिंग को जानने से पहले उसकी परिभाषा को जान लेते हैं, तब हम शब्दों को पहचान पाएंगे कि ये शब्द स्त्रीलिंग के हैं या पुल्लिंग के हैं। तो जिन शब्दों के द्वारा हमें स्त्री जाति का बोध होगा उसे हम स्त्रीलिंग शब्द कहते हैं। कुछ इसके लिए नियम भी होते हैं। जो शब्द इकारांत होते हैं, जिसके लास्ट में ई मात्रा का प्रयोग होता है, उसे स्त्रीलिंग शब्द समझा जाता है। और कुछ शब्द जो है इकारांत होते हुए भी पुल्लिंग के अंतर्गत भी आते हैं। तो इनका स्त्रीलिंग और पुल्लिंग को निर्धारण करने के लिए शब्दों का वाक्य में प्रयोग करके हम शब्दों का निर्धारण कर लेते हैं कि शब्द स्त्रीलिंग का है या पुल्लिंग का है। तो उसके उदाहरण को हम लोग देखेंगे। पुल्लिंग की परिभाषा है जिन शब्दों के द्वारा पुरुष जाति का बोध होगा उसे हम पुल्लिंग कहेंगे। तो चलिए हम स्टार्ट करते हैं। पहला हमारा है गिल्लू, जो कि यह पुल्लिंग है। गिल्लू एक गिलहरी का बच्चा था या गिलहरी का बच्चा है। तो इस प्रकार से हम इसको यूज करेंगे तो क्या बन रहा है, गिल्लू एक गिलहरी का बच्चा था। तो यह पुल्लिंग का बोध करा। आंख स्त्रीलिंग है, हमें आंखों से दिखाई देता है। कहीं पे ऐसा नहीं देखा हमें आंखों से दिखता नहीं, ये क्या होगा,
गलत हो जा, आंखों से दिखाई नहीं देता। जब भी आप स्त्रीलिंग और पुल्लिंग की बात आए शब्दों को पहचानने के लिए, इसको तुरंत वाक्य में प्रयोग कर लो। वाक्य में प्रयोग करने पर सीधा सीधा पता चल जाएगा कि ये शब्द स्त्रीलिंग का है या पुल्लिंग का है। आंख हमारा स्त्रीलिंग का शब्द है, लिफाफा जो है पुल्लिंग है, खजाना पुल्लिंग है, खिड़की स्त्रीलिंग का शब्द है, मोटर स्त्रीलिंग है, झूला पुल्लिंग है, लेखिका स्त्रीलिंग है, दुर्घटना स्त्रीलिंग है। कहते हैं दुर्घटना हो गई, दुर्घटना हो गया नहीं होता, दुर्घटना हो गई। वाक्य में जब प्रयोग करेंगे तो पता चल जाएगा शब्द स्त्रीलिंग का है या पुल्लिंग। तो वाक्य में जब दुर्घटना का मैंने प्रयोग किया, दुर्घटना हो गई, तो हो गई मीन्स यहाँ पे स्त्रीलिंग है। इसकी स्त्रीलिंग की परिभाषा बताने से पहले मैंने बताया था, जब शब्द इक्रांत होगा तो लगभग 80% ऐसा शब्द जो है आपका स्त्रीलिंग का हो जाएगा। दुर्घटना हो गई तो यहाँ पे स्त्रीलिंग होगा। तो मैं उम्मीद करता हूं कि ये जो गिल्लू नामक पाठ का सेकंड पार्ट का वीडियो है, इसको आप पूरा देखेंगे तो इससे आने वाले सारे प्रश्नों का उत्तर आप बहुत आसानी से कर पाएंगे। और जो स्त्रीलिंग और पुल्लिंग की पहचान करने के लिए शब्द दिए गए हैं, इनको आप अपने शब्दों में, अपने वाक्यों में इन शब्दों को लेकर के प्रयोग करिए, जिससे आपको आसान तरीके से पता चल जाएगा कि स्त्रीलिंग का शब्द है या पुल्लिंग का है। इसके साथ साथ ड और ढ, अड़ और ढ का उच्चारण किस तरीके से होता है उसको मैंने बताया। जो ड और ढ है जिसके नीचे डाट लगा होता है, ये कभी भी किसी शब्द के पहले नहीं प्रयोग होते, ये सदैव या तो शब्द के मध्य में या बाद में प्रयोग होते हैं। और जो ड डमरू है और ढ ढक्कन है जिसके नीचे डाट नहीं लगा है, ये वर्ण शब्द के पहले यूज किए जाते हैं। तो इन दोनों चीजों को आप एक दो बार प्रैक्टिस करोगे तभी आपके दिमाग में बैठेगा, वरना ये भूल जाएगा। तो एक बार इसको वीडियो को देखो पूरा फिर अपना प्रैक्टिस करो। तो मैं उम्मीद करता हूँ कि ये चीजें सारी की सारी आपको आसानी से समझ में आ जाएंगी।